Hello guys, welcome to all of you at your own channel Book Hive Educator. As you know, I am Vikas Srivastava. So today's topic is going to very interesting guys. Reason ये क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ इस टॉपिक के बेस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC, CGL, CHSL, MTS, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर DSSB, TGT, PGT, PRT, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये जो मैं टॉपिक आज का लेकर के आया हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग. बहुत इंटरेस्टिंग भी है. मैं आपको गिने चुने कुछ रूल्स बताऊंगा और वो 4 रूल्स आप याद करके जाना. 3 या 4 रूल्स मैं आपको बताऊंगा, आपको 4 रूल्स याद करके जाना. देखना कि आपको कितना मज़ा आने वाला है बच्चों. तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. दैट इज़ व्हाट आपने जरूर सुना होगा जब कभी भी आप पढ़ते हो कंडीशनल क्लॉज. ये हम देखेंगे आज कंडीशनल क्लॉज. वैसे तो बच्चों क्लॉज के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है. तो आज मैं आपको टाइप्स ऑफ क्लॉज पढ़ाने नहीं आया हूं. आज मैं आपको पढ़ाने आया हूं कि जो कंडीशनल क्लॉज के बेस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वैसे तो अगर क्लॉज देखा जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज. दैट इज नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. एक क्लॉज और भी है, जनरली वो लोग नहीं पढ़ाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. दैट इज दैट क्लॉज. दैट क्लॉज भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है. वो हम देखेंगे अगली वीडियो में हम देखेंगे. लेकिन आज की वीडियो में हमें देखना है कंडीशनल क्लॉज. किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. तो बच्चों हम शुरू करते हैं. ये कंडीशनल क्लॉज क्या होता है. सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, होता है ना कि कई बार हम बहुत ज़्यादा अगर डिटेल्ड में जाते हैं तो कई बार बच्चे ना लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो डिटेलिंग तो जरूरी है ही, लेकिन एक हम कहते हैं ना कि टू द पॉइंट बातें. टू द पॉइंट 4 बातें पढ़ करके जाओ, 4 बातें पेपर में आएंगी, हमारा आंसर करेक्ट होगा. तो टू द पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कंडीशनल क्लॉज को आप ये मान लोगे कि जिस क्लॉज में इफ का यूज हुआ हो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल क्लॉज. जिसे कई बार आप इसे इफ क्लॉज का भी नाम दे सकते हो. यस, बट ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज. कंडीशनल क्लॉज कहो या फिर इफ क्लॉज कहो, दोनों बात सेम है. लेकिन ध्यान रखना कभी भी इफ क्लॉज ना अकेले नहीं आता है. इफ क्लॉज जब भी आएगा तो इसके साथ या तो एक कोई प्रिंसिपल क्लॉज होगा या तो कोई एक मेन क्लॉज जरूर होगा. से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अब 2 क्लॉज लिख रहा हूँ. यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा एक इफ क्लॉज और एक मैं यहाँ पर लिखूंगा मेन क्लॉज. या तो आप इसे मेन क्लॉज कहो या तो आप इसे कह सकते हो प्रिंसिपल क्लॉज. दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हो. अब बेसिकली क्वेश्चन आते कैसे हैं, फर्स्ट रूल हम देखते हैं. बड़ा ख्याल रहे, जैसे कि टेंस की अगर आपके पास नॉलेज है तो टेंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है एंड फ्यूचर टेंस होता है. कहते हैं अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन वी अलाउ to use any future tense in this if clause. किसी भी परिस्थिति में if clause में future tense का यूज नहीं करना होता है. We cannot be allowed to use future tense in this particular clause. यानी कि यहाँ पर अगर मैं 3 टेंस की बात करूँ तो if clause में क्या क्या हो सकता है भाई. एक तो प्रेजेंट टेंस हो सकता है, बिल्कुल ठीक है भाई. पास्ट टेंस भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन कभी भूल के भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होना चाहिए. अब देखो इंग्लिश बोलते हो आप, बोलते बोलते हम ऐसे ही बोल जाते हैं इफ यू विल इनवाइट मी. इफ यू विल इनवाइट मी, आप देखो इफ वाले क्लॉज में क्या गया, विल आ गया. इफ यू विल इनवाइट मी कह रहा है कि सेंटेंस रॉन्ग है. ये कोलोक्यूबल इंग्लिश है, बोलचाल की भाषा में अगर आप यूज करते हो देन दैट्स अ टोटली डिफरेंट मैटर. बट ग्रामेटिकली अगर बात की जाए तो सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है. तो सर ये होना क्या चाहिए, तो ये या तो प्रेजेंट में होना चाहिए या तो पास्ट में होना चाहिए. तो एक रूल मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अगर ये प्रेजेंट टेंस है, जैसे प्रेजेंट में भी कौन सा हो सकता है भाई. पहला रूल ये कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो. अब टेंस की तो नॉलेज आपको है नहीं अभी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सर मुझे कैसे पता चलेगा. बहुत आसान है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या तो वर्ब की 5th फॉर्म या फिर डू या डज का यूज किया गया हो. सर ये वर्ब की 5th फॉर्म कौन सी होती है बेटा, एस या ईएस फॉर्म होती है. जैसे मैं कहूँ गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो बेसिक फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब. तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड बेसिक फॉर्म. और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस ऐड कर देते हो इट बिकम्स V5. जैसे मैंने कहा गोज, कम्स, लाफ्स, राइट्स, रीड्स,
टीचेस, ये सारी क्या है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है वर्ब की। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कौन सा क्लॉज भाई, इफ क्लॉज, तो इसका रूल कहता है कि जो मेन क्लॉज है ये मैंडेटरी है कि आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट में रखना होगा। किसमें होना चाहिए बच्चों, ये हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट। सर फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे पता चलेगा हमें, भाई कुछ भी बात नहीं है, शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं, इफ you run fast you will catch the train। मैं देखो अब यहां पर इफ वाला क्लोज कौन सा है, कहता है इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो क्या होगा, यू विल कैच द ट्रेन। तो देखो इफ वाले क्लोज में यू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, भाई ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जो मेन क्लोज है, जो प्रिंसिपल क्लोज है, इसमें हमने क्या यूज किया, विल कैच, यानी कि ये हो गया हमारा मेन क्लोज फ्यूचर टेंस। कोई जरूरी नहीं है कि जब आप सेंटेंस लिखो तो पहले आपको इफ क्लोज ही लिखना है, नहीं, आप चाहो तो पहले मेन क्लोज लिख सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते थे, यू विल कैच द ट्रेन इफ यू रन फास्ट। दोनों इक्वली करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब इसमें क्या करेंगे, ये डी पार्ट करते हैं, यानी कि नो एरर, एक ये हो गया। इसे क्या करेंगे, सी पार्ट कर देंगे। इसे क्या करेंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो कहते हैं कि यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द पार्ट इन विच एन एरर अकर्स, जिसमें एक एरर है। तो भाई अगर देखा जाए तो इफ वाले क्लॉज में, भाई इफ वाला क्लॉज तो यही है, इफ यू वर्क हार्ड, तो इसमें तो विल आ गया। कहता है कि इफ वाले क्लॉज में तो फ्यूचर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा, यानी कि एरर कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस है। चलो ये तो बात हो गई कॉमन एरर की, लेकिन एक टॉपिक आपके पेपर में ये भी आता है, वो क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं इसे करेक्ट करो, जब आप इसे करेक्ट करने आओगे तो देखोगे कि सर इसमें तो फ्यूचर है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब इसमें फ्यूचर है तो कहता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट तो तभी जाएगा जब इसमें क्या हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। यानी कि ये जो इफ वाला क्लॉज है ये बेसिकली होना किस में चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इसे कैसे हम सर कन्वर्ट करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कोई इशू नहीं है। जब आप यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे मैं कहूँ यू स्पीक, आप बोलते हो, यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो मुझे करना क्या चाहिए कि यहाँ से अगर मैं विल हटा दूँ तो ये देखना वर्ब कौन सी फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखना यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भाई यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से विल हटा दूंगा तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेंटेंस ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो चाहे सेंटेंस आपसे कॉमन एरर में पूछा जाए या फिर आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जाए, हम इसे इजीली कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल आराम से याद रखना कि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं कोशिश करो कि इफ के साथ ही विल का यूज ना करो। रीजन ये क्योंकि हम जो डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोल रहे होते हैं कई बार क्या करते हैं कि वही चीज़ हम पेपर में भी अप्लाई कर देते हैं, तो वो गड़बड़ है, वो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये तो पहला रूल मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड रूल कि और इसका रूल क्या हो सकता है। आई होप सारे बच्चों को समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। और इन केस अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, अब बिल्कुल कमेंट डालो, मैं कमेंट से ज़रूर पढ़ता हूँ बच्चों के, जो भी डाउट्स होंगे मैं डेफिनेटली वो सॉल्व करूंगा और घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। भाई सेकंड रूल क्या हो सकता है, सेकंड रूल कहता है कि ये हो सकता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हो। भाई पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा क्लॉज हो, भाई पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा हो, इफ वाला क्लॉज। तो सर पास्ट इंडेफिनिट मुझे कैसे पता चलेगा, टेंस तो आपने पढ़ाया नहीं, बात तो आपकी भी सही है। तो बच्चों ध्यान रखना, या तो वो आपकी सेकेंड फॉर्म हो या तो डिड का मैं यूज करूं, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो जब पास्ट इंडेफिनिट इफ वाले क्लॉज में है, देन व्हाट कैन वी यूज इन द मेन क्लॉज, इन द प्रिंसिपल क्लॉज। इन द मेन क्लॉज यू कैन यूज ईदर वुड
could or might. As you know guys, all these words are modals. Would, could and might are considered a modals. Okay, तो जब ये एक modals होते हैं, whenever we use any modals, we can use only the first form of a verb after any modals. किसी भी modals के बाद आप सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज कर सकते हो, मतलब मुझे इसके बाद यूज करना होगा V1। तो बच्चों के दिमाग में यह आता है कि सर आपने वुड भी लिखा, कुड भी लिखा, माइट भी लिखा, तीनों में से कौन सा करेक्ट है? नहीं, तीनों इक्वली करेक्ट है। आप जो भी यूज करना चाहते हो आप टेंशन फ्री होकर के यूज करो, लेकिन तीनों की मीनिंग में डिफरेंस है। देखो बच्चों, वुड का मतलब होता है सर्टेनिटी, यानी कि हम कहेंगे, कोई बच्चा हिंदी से अगर समझना चाहे तो मैं कह सकता हूँ निश्चितता, यानी कि निश्चित रूप से अगर कोई बात होती है तो उसे हम कहते हैं वुड। अगर मैं बात करूँ कुड की, तो ये बताता है आपको एबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एबिलिटी? एबिलिटी मीन्स व्हाट? योग्यता। जो आप में एबिलिटी है, कोई काम करने की एबिलिटी, उसे हम कहते हैं योग्यता। एंड व्हाट इज माइट? सर माइट इज पॉसिबिलिटी। इस बिल्कुल ठीक बात है, माइट मीन्स पॉसिबिलिटी। भाई पॉसिबिलिटी की हिंदी क्या होती है? संभावना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी बात सर्टेन रूप से करना चाहते हो, वी गो फॉर वुड। If I want to show ability, we must go for could. If I want to show possibility, संभावना, I must use might. But whenever we use any of these three, would, could or might, I have to use only the first form of a verb. Verb की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जाम्पल देखते हैं। If you, इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं दूसरे में, सॉरी अभी जो एग्जाम्पल देता, if you worked hard। अब यहां से एक बात समझ आ गई कि सर आपने लिखा worked, worked कौन सी फॉर्म होती है भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। इफ यू worked hard, तो जब ये पास्ट हो गया तो आगे मुझे क्या चाहिए? would, could, might प्लस V1। मैं क्या लिखूंगा? you would, या फिर मैंने कर दिया could, या फिर मैंने कर दिया might, और यहां पर मैंने लिख दिया succeed। यानी if you worked hard, you would, you could, you might succeed। यदि तुमने कठिन परिश्रम की होती तो तुम जरूर सफल होते। तो जब मैंने कहा जरूर सफल होते यानी निश्चित रूप से सफल होते, तो निश्चित का सेंस देना है, वी गो फॉर वुड। अगर मैं कहता हूं कि नहीं, अगर एबिलिटी होती सक्सेसफुल होने की, सक्सीड होने की अगर एबिलिटी होती यानी योग्यता होती, आई मस्ट गो फॉर कुड। मैं कहता है कि अगर तुमने कठिन परिश्रम की होती तो संभावना होती कि तुम सफल हो जाते, यानी कि अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, वी गो फॉर माइट। तो सेंस के अकॉर्डिंग तो तीनों करेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक क्वेश्चन गिवन है और उसके में ऑप्शन ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी एक करेक्ट हो सकता है। तो कोई एक ही ऑप्शन इसमें से कोई एक होगा। ठीक है, आई थिंक ये बहुत आसान है। जैसे मैं आपसे अगर कहूं, दो सेंटेंस सुनना मेरी बात ध्यान से। इफ यू स्टडी ऑल दीज पॉइंट्स केयरफुली, इफ यू स्टडी ऑल दीज पॉइंट्स केयरफुली, तो ध्यान रखना मैंने क्या कहा, इफ यू स्टडी, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आगे अब मुझे बात किस में करनी चाहिए? फ्यूचर में। इफ यू स्टडी ऑल दीज पॉइंट्स केयरफुली, यू विल फील कंफर्टेबल इन इंग्लिश। यू विल फील कंफर्टेबल इन इंग्लिश, मतलब मैंने इसे रख दिया फ्यूचर में। और अगर मैंने ये कहा होता कि यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती, यानी कि पास्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि इफ यू स्टडीड वेल, इफ यू स्टडीड कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। इफ यू स्टडीड वेल, यू वुड फील कंफर्टेबल इन इंग्लिश। या फिर मैं कहता यू कुड फील कंफर्टेबल इन इंग्लिश, या फिर यू माइट फील कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो ये हमेशा पेयर में चलते हैं। ये दो पॉइंट्स मैंने बता दिया, दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। आई होप बच्चों को समझ आ रहा होगा सब कुछ, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगर समझ आ रहा है आप लोग को तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है ना? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराऊँ बच्चों, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, वो क्या है? कहते हैं कि अगर इफ वाले क्लॉज में
यहां पर पास्ट परफेक्ट हो। अब भाई पास्ट परफेक्ट टेंस सर हमें कैसे पता चलेगा? घबराने का नहीं है, विकास सर है ना, सब कुछ बताएंगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि पास्ट परफेक्ट है, तो सर मेन क्लोज में अब यहां पर क्या जाएगा बच्चों? यहां भी हम यूज कर सकते हैं या तो वुड का, या तो कुड का, या तो माइट का, तीनों तो वहां भी यूज्ड था, लेकिन ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको यूज करना होगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जब यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। इफ यू हैड डाइड योर हेयर रेड, कहता है कि यदि तुमने अपने बाल रेड कलर से डाई कर लिए होते, रेड डाई कर लिए होते, तो देखना हैड प्लस डाइड, DYED, यानी कि ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे क्या आना चाहिए? अगर मुझे सेंस देना है सर्टेन तो मैं जाऊंगा वुड, अगर मुझे सेंस देना है एबिलिटी मैं जाऊंगा कुड, अगर मुझे सेंस देना है पॉसिबिलिटी मैं जाऊंगा माइट। लेकिन तीनों में से किसी भी एक के साथ का यूज अगर मैं करूं तो उसके साथ क्या यूज होना चाहिए? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं क्या कहता कि यदि तुमने बाल रेड कलर से डाई कर लिए होते तो सब तुम्हारे ऊपर हंसते। तो अगर मैं कहता कि निश्चित रूप से हंसते वुड, संभावना होती कि हंसते माइट, योग्यता होती कि हंसते कुड, तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं मान लेता हूं निश्चित रूप से हंसने की, ठीक है, तो मैं क्या लिखता? ऑल वुड, निश्चित रूप से मान लिया, फिर मुझे क्या यूज करना चाहिए? हैव, और फिर मैं लिखता वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ्ड एट यू। देखना कितना आसान हो गया, बहुत आसान है, ठीक है। ये 3 रूल्स हो गए। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए पेपर में क्वेश्चन कैसे देते हैं। इफ राहुल रीच्ड ऑन टाइम he would have caught the train। अब देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। इफ वाले क्लॉज में हमें पहले देखना होगा कि कौन सा टेंस है। तो भाई हमने क्या देखा? रीच्ड। रीच्ड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, बिल्कुल ठीक कहा। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया था? वुड, कुड, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां देखो क्या कर दिया गया है, वुड हैव कॉट। कहता है कि सर ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो तब जाता है ना कि जब यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। यानी कि जो सेंटेंस गिवन है वो रॉन्ग है। अगर मुझे सही करना होगा तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? पास्ट परफेक्ट रखना चाहिए, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? राहुल हैड रीच्ड, क्योंकि ये देखो, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि ये जो रीच है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जो है वो रीच्ड है, और थर्ड फॉर्म भी जो है वो रीच्ड है। ये V3 है, ये V2 है। तो यहां पर ये V2 था, हमने हेड के साथ कर दिया, इट बिकम्स V3। तो ये 3 पॉइंट्स, all these 3 points are very very important for your examination. If you see the previous year question, you will definitely find क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज रूल्स। अब एक लास्ट रूल मैं आपको और बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना थोड़ा सा उसे। मैं इसे रब कर रहा हूं। देखो फोर्थ रूल वैसा कोई रूल है नहीं एक्चुअली अगर देखा जाए तो, बट फिर भी आपके पेपर में पूछा जाता है तो मैं बता देता हूं कि अगर इस वाले क्लॉज में मान लो वॉज हो या वर हो या फिर हैड हो और इसके बाद एक नाउन आ जाए। अब आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हैड यहाँ भी है, हैड यहाँ भी है, नहीं। अब देखो कि हैड से सिर्फ लेना देना नहीं है, हैड के बाद यहाँ नाउन है और हैड के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसे माना जाता है पास्ट परफेक्ट। लेकिन जब आप वॉज, वर, हैड के बाद नाउन का यूज करते हो, वर्ब अगर नहीं आती है तो इसे माना जाता है सिंपल पास्ट टेंस। तो आप याद करो पास्ट इंडेफिनिट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर जाता है वुड, कुड, माइट प्लस V1। यानी कि इसे मैं कैसे ट्रीट करूंगा? इसे मैं ट्रीट करूंगा पास्ट इंडेफिनिट के जैसे। एक एग्जांपल देखो,
इफ आई हैड एनी मनी आई वुड हैव गिवन टू यू। अब देखो सिर्फ हेड देख के हमें ये नहीं होना है कि नहीं हेड आ गया तुरंत वहां पर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर हेड के बाद क्या है बच्चों, देखना एनी मनी। और एनी मनी क्या होता है भाई, मनी तो नाउन होता है, पैसा क्या होता है, नाम ही तो होता है। जो आपके पास 200 का 500 का 1000 2000 का जो नोट है वो क्या है, पैसा है, मनी है, दैट इज अ नेम। तो यहाँ पर ये नाउन हो गया। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं है, तो जब नाउन आ गया तो आगे क्या जाना चाहिए, वुड कुड माइट प्लस V1। हमने किया क्या, यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया। कहता है सर ये तो तब होता है जब यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, यहाँ तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, यानी कि ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग। तो हमें क्या करना चाहिए, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं कर दूंगा यहाँ पर गिव, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर करो। डेफिनेटली आई कैन चैलेंज यू, यू विल जस्ट फील कंफर्टेबल व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज 4 रूल्स। आप करके देखो, कोई डाउट होगा कमेंट करो, और अगर पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अपना ख्याल रखें, थैंक यू।